बात करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत के मामले में आज बाघंबरी मठ की वसीयत बनाने वाले वकील ऋषि शंकर द्विवेदी महंत नरेंद्र गिरी की 3 वसीयतें सामने लेकर आए हैं, जिसके मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने 3 बार बाघंबरी मठ की वसीयत बनवाई, जिसमें 2 बार उन्होंने बदलाव करवाए थे। वकील के मुताबिक पहली वसीयत 7 जनवरी 2010 को बनवाई गई, जिसमें मठ की संपत्ति बलवीर गिरी के नाम से की गई थी, लेकिन 18 महीने के बाद ही 29 अगस्त 2011 को नरेंद्र गिरी ने वसीयत में बदलाव करके अपने शिष्य आनंद गिरी के नाम पर इस वसीयत को कर दिया। लेकिन 9 साल बाद एक बार फिर से 4 जून 2020 को नरेंद्र गिरी ने वसीयत में बदलाव करवाकर बलवीर गिरी का नाम डलवा दिया। तीसरी वसीयत में आनंद गिरी के मठ के हित के खिलाफ काम करने का जिक्र किया गया था। साथ ही ऋषि शंकर द्विवेदी का कहना है कि वसीयत के मुताबिक फिलहाल बलवीर गिरी उत्तराधिकारी होंगे। वहीं वकील ऋषि शंकर द्विवेदी ने मठ की प्रॉपर्टी की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए आकी है। हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि शंकर द्विवेदी, जो कि महंत नरेंद्र गिरी के और बाघंबरी मठ के वकील हैं। इनका यह दावा है कि इन्होंने 3 वसीयत जो है महंत नरेंद्र गिरी ने कराई थी। क्या है उस वसीयत की डिटेल्स, इस बारे में सीधे ऋषि द्विवेदी जी से बात करते हैं। ऋषि जी, महंत जी ने कितनी वसीयतें कराई थी, क्या क्या उनका डिटेल्स? महंत जी ने 3 वसीयतें की थी। एक 7 जनवरी 2010 को, जो मैंने नहीं कराई थी, उन्होंने पहले से करा के रखा था। दूसरा 29 अगस्त 2011 को, जो मैंने कराई। फिर 4 जून 2020 को, जो आखिरी वसीयत है उनकी, वो भी मैंने ही कराई। इस वसीयत में किसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, पहली, दूसरी और तीसरी में? 7 जनवरी 2010 की वसीयत में उन्होंने बलवीर गिरी जी को ही अपना बनाया था। उनके कार्य, अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्य के लिए उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 29 अगस्त 2011 को यह कहते हुए उन्होंने हमसे कहा कि आप चूँकि बलवीर गिरी जी बिल्कुल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मठ के कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और सिर्फ यात्राएं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बदल करके आनंद गिरी जी को बनाना चाहता हूं। उन्होंने आनंद गिरी को बनाया। आनंद गिरी से 2014-15 के बाद व्यवहार खराब होने और आनंद गिरी के अपने सनातन धर्म के खिलाफ काम करने, उनके खुद के चाल चलन को लेकर के और महंत जी से आए दिन हो रहे विवाद जो सार्वजनिक भी हुए हैं काफ़ी, उनको लेकर के उनके बीच में अच्छी मतभेद हो गया था, अच्छी झगड़े सामने आ रहे थे। उन्होंने 4 जून 2020 को आकर के तीसरी वसीयत की, फिर बलवीर के पक्ष में, ये कह करके कि साहब बलवीर जी ही मात्र हमारे कार्य संपादन कर पाएंगे, आनंद गिरी का कहीं कोई रुचि नहीं है, न वो देखना चाहते हैं। इससे साथ ही उन्होंने आखिर बलवीर गिरी को बनाने के साथ ये भी कहा कि आनंद गिरी को मठ से बाहर भी कर दिया था। और नरेंद्र गिरी की इन तीनों वसीयतों को बनाने वाले वकील ऋषि शंकर द्विवेदी से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मठ के कानूनी उत्तराधिकार को लेकर कई अहम जानकारियां दी। इस दौरान वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने बतौर गवाह वसीयत पर अपने दस्तखत किए थे। जो भी है वो सामने है हमारे पास, जो मौजूद है उससे जो वहाँ दिख रहा है वो मुझे प्रथम दृष्टया मेल नहीं खाता दिख रहा है। बलवीर गिरी के पक्ष में तीसरी वसीयत किया, वही अंतिम वसीयत है और वही मान्य होगी। 4 जून 2020 की वसीयत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने 7/1/2010 और 29/8/2011 जो वसीयतें फला बही नंबर फला पर किया था, वो समस्त निरस्त मनसूख और निरस्त की जाती हैं। इसके बाद अंतिम वसीयत मैं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जो भी मेरी अंतिम वसीयत है यही मान्य की जाएगी। इस ट्रस्ट, बौसी ट्रस्ट की जो ये है मठ, बाघंबरी मठ, इसकी वसीयत के आधार पर एक उत्तराधिकारी तय किए जाते हैं। ये उसका इतिहास भी है, यही उनके बाइलाज में लिखा हुआ है और यही एक बात उत्तराधिकारी हैं। अन्य बाकी मठ जो भी कहा जा रहा है वो सब निराधार है। किसी भी कोर्ट में टिकेगा, हर एक कोर्ट में यही टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो भी यही टिकेगा। और चलिए वसीयत की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो 10 बड़ी बातें हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला तो ये साफ हो गया है कि वसीयत और सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के दस्तखत मेल नहीं खाते, वकील ने कहा। 4 जून 2020 को बलवीर गिरी के नाम तीसरी वसीयत ही मान्य है। मठ की वसीयत के आधार पर ही तय किया जाता है उत्तराधिकारी।
और देश की हर अदालत में नरेंद्र गिरी की तीसरी वसीयत ही वैध मानी जाएगी, जिसमें बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया। वसीयत के आधार पर बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी हैं। मठ का उत्तराधिकारी सिर्फ वसीयत के आधार पर ही तय होगा। बाघंबरी मठ के कानून में वसीयत के जरिए उत्तराधिकारी की बात की गई है। महंत नरेंद्र गिरी भी अपने गुरु की वसीयत से ही उत्तराधिकारी बने थे। पंच परमेश्वर उत्तराधिकार पर फैसला नहीं कर सकते हो, कितना भी विरोध करें, लेकिन वसीयत में बलवीर गिरी का नाम है तो वही वहां के उत्तराधिकारी माने जाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत कैसे हुई? क्या वाकई उन्होंने सुसाइड किया था या फिर उनकी मौत के पीछे किसी और की साजिश है? इसी की तहकीकात के सिलसिले में अब एसआईटी के बाद सीबीआई की स्पेशल 20 अफसरों की एंट्री हो चुकी है, जो इस केस के हर गुमनाम किस्सों को मठ में दफनराज और उन चेहरों को बेनकाब करने के लिए जांच करेगी। सीबीआई की टीम के बाघंबरी मठ पहुंचने से पहले एसआईटी की टीम तैयार है। एसआईटी को लीड करने वाले डिप्टी एसपी अजीत सिंह बाघंबरी मठ में मौजूद हैं और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मठ का निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, जिस तरीके से स्पेशल 20 अफसरों की बात आ रही है, तो एसआईटी टीम के जो अफसर हैं वो क्या मठ में इसलिए मौजूद हैं कि सारे जो अभी तक एविडेंस मिले हैं वो सौंपेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई ने आज इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और हमारे विश्वसनीय सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई की एक टीम जो है वो दिल्ली से रवाना हो चुकी है। 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है और वो आज देर रात या कल सुबह में प्रयागराज पहुंच सकती है और पहुंचने के बाद वो सबसे पहले बाघंबरी मठ नहीं जाएगी, ये हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले वो एफआईआर का अध्ययन करेगी, जो एफआईआर उसने दर्ज की है, जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की थी। उसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट का जो है वो अध्ययन करेगी। उसके साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करेगी। फिर वो एक लिस्ट बनाएगी कि उसे किन किन बिंदुओं पर जांच करनी है, किन किन बिंदुओं पर जांच करनी है। फिर एक और लिस्ट बनाई जाएगी कि किन किन लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं और वो सारे बयान लेने, सारे वो करने के बाद तब वो मठ जाएगी। और मठ जब जाएगी तो खाली हाथ नहीं जाएगी, वहां उस हैंगिंग रूम में जाकर के वो क्राइम सीन जो है वो क्रिएट किया जाएगा, यानी क्रिएशन किया जाएगा और उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और जब वो सीबीआई वहां पहुंचेगी तब मठ में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल मोइन, 2 सवाल और भी हैं। पहला ये कि क्या जानकारी मिल रही कि सीबीआई की टीम कब तक मठ में पहुंच जाएगी, और सीबीआई के मठ में पहुंचने के बाद से क्या मान लिया जाए कि प्रयागराज पुलिस और एसआईटी की भूमिका यहीं से खत्म होती है? देखिए, प्रयागराज पुलिस और एसआईटी की भूमिका, जो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी है उसकी भूमिका तभी खत्म हो गई थी जब इस मामले को सीबीआई ने हैंडओवर ले लिया था, एफआईआर दर्ज कर ली थी। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। इस केस से जुड़े हुए अब तक जो अहम दस्तावेज हैं वो एसआईटी जो है वो सीबीआई को हैंडओवर करेगी। इसी आधार पर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर आज देर रात सीबीआई टीम पहुंच भी जाती है या कल सुबह सुबह पहुंच जाती है प्रयागराज, तो वो पहले मौके पर जाकर मठ में मुआयना करने के बजाय वो कागजी होमवर्क करेगी। कागजी होमवर्क करने के बाद उन बिंदुओं को तैयार करेगी कि किन किन बिंदुओं पर जांच करनी है, इस पूरे मामले में कितने एंगल हैं, किन किन लोगों से पूछताछ करनी है, किन के बयान दर्ज करने हैं। फिर वो जाकर के मौके पर पहुंचेगी, मौके का मुआयना करेगी, क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और वो जब जाएगी टीम तो वहाँ कई घंटे का वक्त लग सकता है, वहां पर लोगों से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि इस मामले में दरवाजा तोड़ा गया था और महंत का जो शव था उसको बिल्कुल तमाम जो सवाल उठ रहे हैं इस पर जवाब मिलेगा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए मोइन। दिवंगत हुए आचार्य नरेंद्र गिरी के शिष्य अभिषेक मिश्रा का बंगला जौनपुर में मौजूद है, जहां महंत नरेंद्र गिरी के एक शिष्य अभिषेक मिश्रा के आलीशान घर ने हर किसी को चौंका दिया। 1 साल पहले तक अभिषेक मिश्रा एक झोपड़ी में रहता था, लेकिन अब आलीशान बंगला खड़ा हो गया। आप देखिए तस्वीरें, तो जौनपुर की तस्वीरें हैं, पहले कच्चा मकान और अब आलीशान बंगला। हालांकि ऐसे ही कुछ तस्वीरें प्रयागराज में भी जिक्र आ रही हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही चमत्कारिक परिवर्तन कुछ शिष्यों के जीवन में हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको जौनपुर की दिखा रहे हैं। अभिषेक मिश्रा का पहले का आप घर देखिए, झोपड़ी नुमा टीन शेड लगी, लेकिन अब एक बड़ा और आलीशान बंगला खड़ा हो गया है। ये मकान तो भाई हम लोग यही जानते हैं कि नरेंद्र गिरी बाबा महाराज आते थे यहाँ पे और उन्होंने मठ को बनवाया है। और अंकुश मिश्रा उनके यहाँ जो है रहते हैं, मतलब मठ पे बाबा पुजारी उजारी।
यही हम लोग जानते हैं। बस लगभग आज 10-15 साल पहले रिटायर हुए और बस इनकी पिताजी यही इनकी एक दुकान है और बस यही हम लोग जानते हैं। बाकी इलाहाबाद लोग काफ़ी दिनों से रहते हैं। और संजय निषाद की पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ ही मैदान में उतरेगी। आज इस बात का औपचारिक ऐलान हो गया है, जिसके बाद भाजपा और निषाद पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया, क्योंकि बीते लंबे वक्त से लगातार निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो रही थी और संजय निषाद के बयानों से भाजपा के साथ उनके गठबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति भी बनी थी। लेकिन आज लखनऊ में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने संजय निषाद के साथ दोनों दलों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान आमंत्रित करता हूं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। 2019 से हम लोग गठबंधन में हैं और आगे कैसे जीतेंगे उसे फिर से रिफ्रेश करके आगे बढ़ाने का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और उन्होंने सब बता दिया कि इनके सामाजिक मुद्दे भी समय समय पर दिखेंगे हल होके और सीटें भी सम्मानजनक होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं, उन्होंने बताया भी। आपके सवाल का जवाब है नहीं। तो सम्मानजनक सीटें कितनी होंगी? 5 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी? हम लोगों ने खुद प्रस्ताव पारित कर रखा है कि हमारे सामाजिक मुद्दे पहले हल हो जाएं और हल होंगे तो कुछ भी दे दे उसके लिए हम संतोष करने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए उन्होंने खुद ही कह रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा, योगी आदित्यनाथ जी को, कि हमारे समाज के लिए उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया और उन्होंने निर्देश जारी किया और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा कि इनके मुद्दे कैसे हल हो सकते हैं, उस पर जल्दी से काम करो। मिशन 2022 के मद्देनजर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। इस दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में अहम बयान दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इशारों में कहा कि 2022 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा, क्योंकि जनता का उन पर भरोसा है। विशेष करके चुनाव की दायित्व के रहते हुए मैंने जो 3 दिन से महसूस किया, कल भी 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं गोरखपुर की इलाका में था। मित्रों, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। और बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी ने घोषित कर दिया है सिविल सर्विस 2020 का परीक्षा परिणाम। 761 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूपीएससी ने सिविल सर्विस 2020 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। तो देश को 761 नए नौकरशाह मिल गए हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। सिविल सर्विस परीक्षा 2020 का परिणाम सामने आ गया है। 761 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। बड़े विपरीत परिस्थितियों में टाल कर परीक्षा हुई थी कोरोना के चलते। कुछ लोगों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिला था, कुछ लोग निराश थे कि परीक्षा वक्त पर नहीं हो रही है, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब परिणाम सामने आ गए। 545 पुरुष इसमें से हैं 2016, तो 761 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गए हैं। आज बसपा विधानमंडल दल के नेता रहे लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। लखनऊ में सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव के साथ लालजी वर्मा और रामअचल राजभर के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई, जिसमें बसपा से निष्कासित दोनों नेताओं को सपा में शामिल करवाने का खाका तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव की एक जनसभा होगी, जिसमें रामअचल राजभर और लालजी वर्मा सपा का दामन थामेंगे। तो सियासी रस्साकसी शुरू हो गई। इन सब के बीच सभी अपनी जीत की संभावनाओं को तलाश रहे हैं
और सपा मुख्यालय में इन दो बड़े नेताओं की 1 घंटे तक मुलाकात चली। अम्बेडकर नगर में अखिलेश यादव रैली करेंगे। रैली में दोनों नेता सपा का दामन थामेंगे। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने मुलाकात की। सपा मुख्यालय में लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। तो सपा मुख्यालय में 1 घंटे तक बैठक हुई। अक्टूबर में सपा में ये दोनों नेता शामिल होंगे। खाका ये भी तैयार हो चुका है कि अम्बेडकर नगर में अखिलेश यादव रैली करेंगे और रैली के दौरान ही दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल किया जाएगा। तो चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपने समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है और इन सब के बीच आज एक बड़ी मुलाकात हुई और अब यह तय हो गया है कि अक्टूबर में ये दोनों नेता सपा में आ जाएंगे। तो अम्बेडकर नगर में अखिलेश यादव की रैली होनी है और उसी रैली में ये दोनों नेता सपा का दामन थाम लेंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने योग और तुलसी के महत्व के बारे में बताया। सीएम योगी ने कहा कि योग और तुलसी को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। सीएम ने कहा कि योग आयुर्वेद को पीएम ने नई पहचान दिलाई। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनवाते। इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को एक वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया। आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरखपीठ में पहले से चलता है। ये मूलतः योग पीठ है। जब नजरिया वोट बैंक होगा तो यही सब देखने को मिलता है। अराजकता, आतंकवाद, पहले की सरकारों में आतंकवादियों के मुकदमे भी दर्ज वापस होते थे। आतंकवादियों के महिमामंडन होते थे, शहीदों का अपमान होता था। आज तो आतंकवादी का महिमामंडन कोई नहीं कर सकता। ये तब हो रहा है जब देश के अंदर कोई राष्ट्र नायक जैसा नेतृत्व होता है। जो हिंदू, जो सिख प्रताड़ित थे, अपमानित थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कैसे दुर्भाग्यशाली थे बेचारे कि उनको कोई देश अपना नहीं मानता था। मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, नहीं ये सब हमारे हैं, और कानून बना करके उन सबको भारत की नागरिकता दे दी। कहां जाएगा दुनिया का हिंदू, कहां जाएगा दुनिया का सिख, बौद्ध, जैनी, ये कहां जाएंगे? अंततः जब संकट आएगा तो उन्हें भारत की तरफ ही देखना होगा, और भारत उन्हें दोनों हाथ फैला करके आज अपना रहा है। जब एक कानून बनता, आपने देखा होगा तमाम लोगों ने विरोध किया, लेकिन बिना उसका विरोध किए इसको लागू किया गया। क्या एक पहले की सरकारें कर पाती? हिम्मत नहीं थी।